तो आज हम पढ़ेंगे, माइक ऑफ करती हूँ थोड़ी देर के लिए। यस मैम। अंतिमा, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम आज हम केपी का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और फिर हम कुछ और भी पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। अच्छा, एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर बताया था क्या मैंने? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताया था? बोलो भाई। डाल्टन्स लॉ ऑफ, मैम कल किस चीज की क्लास हुई थी? मैं नहीं बता रही किस चीज की क्लास रही थी क्लास में। कल तो तुम्हारा बैच था भी नहीं, है ना? नहीं था, नहीं कल नहीं था तुम्हारा बैच, कल तुम्हारी क्लास नहीं हुई है, ठीक है? ओके, तो इसको केपी को बताने के लिए हमें जो है पार्शियल प्रेशर की के जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो मैं सबसे पहले उसको ही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में, मतलब एक्सप्रेशन समझने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? तो डाल्टन ने बताया था कि जब हम किसी गैसियस मिक्सचर को लेते हैं, गैसियस मिक्सचर बोले तो जिसमें दो या दो से ज्यादा गैसेज हों, तो ये हमारे पास क्या है? गैसियस मिक्सचर, ठीक है? तो ये ब्लू कलर से एक गैस बना दिया मैंने और येलो कलर से मैंने दूसरा गैस बना दिया। दिस ब्लू इज गैस ए एंड दिस येलो इज गैस बी, ठीक है? अब ये गैस का मिक्सचर हो गया। सपोज करो इस गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है पीए है और गैस बी का जो पार्शियल प्रेशर है पीबी है, और जो टोटल प्रेशर है इस मिक्सचर का वो है पीटी। तो इन्होंने बताया था कि व्हेन वी टेक मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कि व्हेन वी टेक द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, द total pressure of mixture is equal to the sum of the partial pressure of each gas present in a mixture, ठीक है? इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पीटी होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अगर दो गैस है तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है? पीए प्लस पीवी हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा है यानी तीन गैस है तो ये क्या होगा? फॉर टू, ठीक है? पीटी इज इक्वल टू, अगर तीन है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, ठीक है? तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर थ्री। और अगर ज्यादा है इससे तो हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितने भी हमारे पास गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है? अब इन्होंने एक और एक्सप्रेशन दिया था, एक ये तो ने उन्होंने एक बताया, उसके बाद इन्होंने एक और एक्सप्रेशन दिया था। वो एक्सप्रेशन था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? चैट बॉक्स में कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? एनी वन ऑफ यू प्लीज। अरे स्क्रीन किसी को नहीं शो हो रही है या सिर्फ किरण को नहीं हो रही है? हाँ, हेलो, स्क्रीन किसी को नहीं शो हो रही है कि बस मुझे ही नहीं हो रही है?
हाँ बेटा, तो क्या होगा इसमें कि सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100 नहीं ज्योति, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड, नहीं, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस भी, कौन सा चैप्टर चल रहा है अब शो हो रही है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, एंड दिस इज द आई गेस लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, अगर किसी का भी निकालना हो, सल्यूट हो, सोल्यूशन हो, या इस गैसेस में से किसी गैस का निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी सपोज करो मेरे पास क्या है, ये दो गैसेज है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मुझे X से निकालना है, यानी गैस A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो गैस A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na रखेंगे डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। तो ये होगा हमारे पास नंबर मोल फ्रैक्शन किसका, गैस ए का। ठीक है, तो ये आपको डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया। मैं माइक ऑन ही कर देती हूँ, एक बार मुझे बताते रहना बीच में। आपको डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। किरण तुम क्या नहीं समझ आया बताओ? मैम ये PA = XA PT वाला। ये एक्सप्रेशन एक दिया था डाल्टन ने, इन्होंने बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है, ये मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा चुकी हूँ और इसको प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो ये होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो क्या होता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब जिस भी गैस का या भी जिस भी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये सबको क्लियर है? एक बार सब लोग मैसेज करो या बोलो। यस मैम। यस मैम। दो ही लोग और एक संजू का मैसेज, संजना का आया है, बाकी यस लोग मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ केपी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ केपी, इसकी जरूरत है केपी में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहां से हम रिएक्शन वही वाला लेते हैं, N2 प्लस O2 गैस, इट गिव्स 2NO। ठीक है, N2 प्लस O2 गैस, इट गिव्स 2NO गैस। ठीक है बेटा, अब सपोज करो वही वाली कहानी, T इज इक्वल टू 0 पे इसके नंबर ऑफ मोल्स A है, इसके नंबर ऑफ मोल्स B है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स 0 है। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रिया पे क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, और ये 2x। ठीक है, अब सपोज करो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है PA, इसका जो पार्शियल प्रेशर है ये PB, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, PA मत लिखो, इसके नाम से ही लिखते हैं, PN2, PO2 और PNO। ठीक है, अब पार्शियल सपोज करो इस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर PT, उसको मैं P लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब पार्शियल प्रेशर सबका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू P, यानी टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO इंटू टोटल प्रेशर। ये समझ आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये अब हम निकाला। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होगी, बोलो। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो हम क्या करेंगे, इन सारे मोल्स को क्या करेंगे, ये सारे ही मोल्स मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो इन सारे मोल्स को क्या करेंगे बच्चा, ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x, कितना आ जाएगा ये, A प्लस B। देख लो, -2x से +2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, A बाई B। ठीक है,
अब सबका हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं तो XN2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसके, A माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, A प्लस बी। ठीक है, अब दूसरे का निकालो, समझ नहीं आया तो अभी बता देना। XO2, तो XO2 का क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने हैं B माइनस एक्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं A प्लस बी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, XNO के नंबर ऑफ मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे, 2x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं A प्लस बी। ये सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं केपी के एक्सप्रेशन की बात करूं तो हमारा केपी का एक्सप्रेशन क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेस्ट टू द पावर इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो ऐसे ही लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? मैम जो PNO का होल स्क्वायर में फॉर्मूला है, क्या मैम KP इज इक्वल टू PNO का होल स्क्वायर, मैम ये एक्सप्रेशन है। ये फॉर्मूला यहाँ से आया ना, याद करो ना, बताया था AA प्लस BB रिवर्सिबल CC, है ना। अगर इसका पार्शियल प्रेशर PA है, अगर इसका पार्शियल प्रेशर PB है, ये इसका पार्शियल प्रेशर PC है, तो बताया था ना KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन और KC KP का एक्सप्रेशन बता रही थी, याद आया? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, सब में इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट करते हैं यहाँ पे, KP इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा क्या, फिर से एक्सप्रेशन लिख दो, PNO का होल स्क्वायर अपॉन PN2 PO2। ठीक है, इन सब की वैल्यू रखो तो एक क्या आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है ये आएगी, तो सबकी वैल्यू एक बारी मैं अलग से लिख दे रही हूँ। 1 मिनट पे मैं आ रही हूँ, 1 मिनट में। तो अब मैं सबकी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे PNO, तो ये हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है हमने, 2x, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है आपने, A माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी P। और अगर PO2 की हम बात करें तो ये आ जाएगा B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू P। बच्चा पार्टी क्लियर है ये? मैम ये वाला स्क्रीन पे जो लिखा है रिपीट कर दो। ये वाला? यस मैम। अरे ये देखो ना, ये देखो, ये फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें सबको, है ना। ये फॉर्मूला में मैंने सबके मोल फ्रैक्शन रख दिए, इसके मोल फ्रैक्शन रख दिए, इसके मोल फ्रैक्शन रख दिए, इसके मोल फ्रैक्शन रख दिए, तभी तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके मैम। क्लियर हो गया ना। अब हम मैं इस वैल्यू को इसमें रखूंगी, तो यहाँ पे रखो, तो इसका हो जाएगा 2x A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू P का भी होल स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू P, और इधर हो जाएगा B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू P। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बोलो। तो ये KP क्या हो जाएगा, KP आ जाएगा, इसको ओपन कर दो, 4x स्क्वायर अपॉन A प्लस बी
का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई करो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी का स्क्वायर। क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा, बोलो जल्दी। मैम a प्लस बी का स्क्वायर ऊपर वाले से कट हो जाएगा और ये p2 भी कट हो जाएगा। p2 नहीं है, p स्क्वायर है, तो kp क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू, b माइनस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, केपी निकालेंगे। तो केपी और केसी निकालने में डिफरेंस क्या होता है कि केसी में हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन निकालते हैं और केपी में हम क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, और टोटल प्रेशर की। यहां तक सबको क्लियर हो गया केपी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ना, अब आगे चलते हैं, एक चीज और पढ़ाती हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? देखो डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है ये बताओ। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हिंदी आती है? हाँ, टूटना, ठीक है, क्या होता है, टूटना। अब मैं अगर बात करूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितना परसेंट टूट रहा है, परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। परसेंट डिसोसिएशन को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर अल्फा और एक्स, ठीक है। तो अगर मैं हमेशा आपको बात बताती हूँ, जब भी रिएक्शन बताती हूँ कि ये हमारा रिएक्टेंट है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जो भी रिएक्टेंट है उसमें से क्या करते हैं हम, इसको ए लेते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे ये 0 होता है, ये टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये हो जाता है a माइनस एक्स और ये हो जाता है x। this x is what, परसेंट डिसोसिएशन, और हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब भी आप बुक्स खोलोगे ना, तो बहुत सारी बुक्स में ये a माइनस एक्स को a माइनस अल्फा भी लिखते हैं और इधर अल्फा लिखते हैं, कभी देखा है बुक्स में? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपसे कोई बोले कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% है, इसका मतलब कितना होगा अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30/100, दैट इज 0.3, ठीक है। अब जो डिग्री ऑफ मैम डिसोसिएशन जब भी अल्फा वैल्यू पूछा होगा तो उसे हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। नहीं, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। हाँ इसका मैं बता रही हूँ तुम्हें, अच्छा। ठीक है। अब ये जो अल्फा होता है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू वो करती है, वैरी करती है। अगर अल्फा 0 होगा तो हमारे पास कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, नो डिसोसिएशन। और अगर अल्फा हमारे पास 100 होगा, 100 तो क्या कहोगे, 100%, तो मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ यस ग्रुप में, मैम। चैट करके भी बता दो जो लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपने केपी केसी सब कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगर केपी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, ठीक है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे करोगे, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखते हैं उसमें एक स्लाइड बची है, नहीं है, ये देखो, ये मैंने कराया है क्वेश्चन, चलो यहाँ ही करा देती हूँ फिर हटा दूंगी, ठीक है। अगर यही मैं रिएक्शन ले रही हूँ N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ इफ 1.5 moles of N2 and
2 moles of O2 is taken in a container of 1 liter volume. ठीक है, container of 1 liter volume. If degree of dissociation of both reactant is 30%, then calculate value of Kc and equilibrium concentration of each species. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा है ये? सोना मना है, बोलो, जागते रहो। यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस O2, इट गिव्स 2NO। ठीक है, शुरू करते हैं। इनिशियली कितने मोल्स दिए हैं N2 के, फटाफट बताओ। 1.5 मोल। 1.5 मोल। O2 के 2 और NO के क्या होंगे, बोलो। मैम 0। अब हमने क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 30% है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 0.3। 0.3। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते शुरू करो। ये T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आ गया। ये 1.5 माइनस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है, और ये 2x है। अब सबकी वैल्यू दी, x की वैल्यू दी हुई है, x मीन्स अल्फा, ठीक है ना, इसको हम x भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.3। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन निकालना है। देखो कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चा पार्टी, 1 लीटर। तो मोलैरिटी अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नो मैम, नहीं पड़ेगा। तो अब हम सबका कंसंट्रेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम में। तो NO का हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कितना आ रहा है, 2x, दैट इज 2 इंटू 0.3, तो कितना आ जाएगा ये 0.6। दूसरे का निकालो कंसंट्रेशन N2 का, तो N2 क्या है, 1.5 माइनस 0.3, जल्दी बताओ कितना आएगा, बोलो भाई। 0.45। ओ 4-5 कहाँ से आएगा, मैम 1.2 आएगा। 1.2। O2 का कितना आएगा, 2 माइनस 0.3, बताओ जल्दी बताओ यार, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, मुझे यहाँ बताओ। 1.7। 1.7। हाँ, अब अगर मैं केसी के एक्सप्रेशन की बात करूं यहाँ पे, तो केसी का एक्सप्रेशन इसका कहाँ से कितना आता है, आप लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इसका कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन NO का कितना है, जल्दी बोलो। 1.2, नो मैम 0.6। हाँ, N2 का कितना है 1.2, O2 का कितना है 1.7। कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। मैम 5.66। ना, बिल्कुल नहीं। कोई बता सकता है कितना आएगा, मैम 1.6। 1.6।
हम्म, किसी का नहीं आया? पूजा? मैम 17.64। 17.64 शायद 1 पॉइंट में आना चाहिए, 17 नहीं आएगा। 1 मिनट में ही कैलकुलेट कर लो। नीचे कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 1.7, मैम 2.0। नीचे 3.4 हो जाएगा। नहीं, 2.04 आएगा नीचे। कर रहे मैम हैं। ऊपर कैंसिल आउट कर दिया ना। अच्छा, रुको मैम मैं उसे कट करके फिर उसके बाद 3.4 आएगा नीचे। आंसर आ रहा है 0.1। 0.176। हाँ, ये आएगा आंसर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? सही हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तुम लोगों का ना बहुत ही वीक है मैथ। ये चीज तुम लोग लिख लो। पूजा अप्रोक्स ठीक नहीं था, काट के 0 नंबर मैम दे देंगी तुम्हारे स्कूल में। और अगर अगर ऑप्शन रहेगा ना तो उसमें एक जो है ना 0.12 भी होगा, तब तो और 5 नंबर कटेंगे। 4 तो कटेंगे ही, एक माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो तुम ये समझ रहे हो, तुमको ना मैथ्स पे वर्क करना है, कैलकुलेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। बिकॉज तुम्हारा फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों में ही कैलकुलेशन है। ओके मैम। सो बेटा प्लीज वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। नहीं तो क्या होगा ना कि कैलकुलेशन नहीं आएगी ना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। फिर कितना दुख होता है कि नहीं? यस मैम। चलो, तो ये हो गया हमारा केसी केपी से रिलेटेड। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चार्ले प्रिंसिपल। तो ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट को मैं बताती हूँ, इसको समझाऊंगी बाद में। ली चैटरल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको मैंने बताया था जब इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो उस समय किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, ये बताया था। अगर हमने क्या किया, पूजा भी क्वेश्चन कराऊंगी, एक क्लास पूरी क्वेश्चन की होगी। ठीक है, पूरी क्वेश्चन की होगी एक क्लास, इसीलिए आज मैं थ्योरी खत्म कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा कि जो ली चैटरल प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया क्या मतलब? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमने चेंज कर दिया। चेंज किस में कर सकते हैं? कंसंट्रेशन में कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं? प्रेशर में कर सकते हैं, टेम्परेचर में कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर हमने इसमें चेंज कर दिया किसी में, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो उस चेंज को नलिफाई कर सके। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन जब बताऊंगी ना एग्जांपल से तो और समझ में आएगी। और मैम कर दीजिए। हाँ, बता रही हूँ। तो ये जो है आपका ले चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन वेरिएबल्स which disturb the equilibrium, then equilibrium will shift in that direction. नहीं, the reaction will shift in that direction to nullify the change in the variables. इसका मतलब अगर सपोज करो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्टेंट का। अगर हमने हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट थे। अब हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्टेंट का। तो मुझे कोई बताओ कि अगर हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया तो मिक्सचर में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाएगा। यस मैम। बाहर से हमने डाला तो ज्यादा हो जाएगा। अब अगर कंसंट्रेशन का अमाउंट रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। बोलो, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि नहीं? यस मैम होगा फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में। और अगर हमने बाहर से कुछ प्रोडक्ट के अमाउंट को और ऐड कर दिया,
तो अब रिएक्शन मिक्सचर में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? Formation of reactants. फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड सचिन। तो ये हमारा हो रहा है कि जो हमारा रिएक्शन है वो क्या कर, इक्विलिब्रियम को अगर तुमने डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रिएक्शन है वो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन करेगा और रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे जिस वेरिएबल को हमने चेंज किया था उसका चेंज नलिफाई हो सके, ठीक है ना, यानी कम हो सके, और फिर हमारा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो यही ये कह रहे हैं, ली चैटरल एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट डिस्क्राइब अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम produces a shift in position of equilibrium that counteract का मतलब nullify the effect of this change। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. तो ली चैटरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द सिस्टम व्हेन समथिंग मोमेंटरली टेक्स इट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ली चैटरल ये बता रहा है कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो उस सिस्टम में क्या चेंज होगा, ठीक है, उस सिस्टम में क्या चेंज होगा। दिस सेक्शन फोकस ऑन द थ्री वेज। तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, जो आपको अभी मैंने बताया, changing the pressure of the system, changing the temperature at which the reaction is run, and addition of inert gas। तो ये चार फैक्टर जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वन बाय वन करके हम इस फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो पहला हम देखते हैं, सबसे पहले जैसे कि अभी मैं बता रही थी ली चैटरल प्रिंसिपल का, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा है प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, जो अभी एक चेंज किया, किसी भी वेरिएबल में हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना मतलब चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, ठीक है, इन सबको हम चेंज कर दिए। अब एक कंडीशन में ले रही हूं कि हमने क्या किया कि रिएक्टेंट को बाहर से ऐड कर दिया, ठीक है ना, ऐड कर दिया किसको, रिएक्टेंट को। अब जब हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो इसके इफेक्ट को नलिफाई कैसे करेंगे हम, नलिफाई इसके अमाउंट को कम कैसे करेंगे, इसके अमाउंट को हम कम तब करेंगे जब ये टूट के क्या बना देगा बेटा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, प्रोडक्ट बना देगा। तो हम जब ऐड करते हैं, ऐड एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करने पे हमारा रिएक्शन किस तरीके में शिफ्ट होगा, बोलो। Ma'am, forward direction में। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इफ वी ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड, अब बताओ जल्दी से बोलो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट की डायरेक्शन बैकवर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं कि R से P, अब हमने P को ऐड कर दिया, तो अब हमारा रिएक्शन क्या, P ऐड हो गया, तो यानी कि अब इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, P का अमाउंट रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, टूट के रिएक्टेंट बनाएगा। तो रिएक्टेंट बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आया, और दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, अगर हमने इस रिएक्शन में से कुछ प्रोडक्ट निकाल लिया तब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में,
मैम फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में, वेरी गुड। किसने आंसर किया है? मैम मैंने। साक्षी। ओके, वेरी गुड। तो ये जब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हम क्या, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। तो अब प्रोडक्ट की कमी को नलीफाई करने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तब बनेगा जब हमारा रिएक्टेंट टूटेगा और रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट की घटेगा? मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा। और हमारा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? मैम घटेगा। घटेगा। तो ये इफेक्ट हो गया टेम्परेचर का। चलो, तो अब आप देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये देखो, इसमें मैंने समझा दिया है, अब इसको बस पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। As per Lee-Chatterjee principle, the only way of equilibrium to accept more reactant is to increase product formation. ठीक है ना? अगर हमने रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा कर दिया तो क्या कह रहा है? टू इंक्रीज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। अभी ये बताया आपको? The forward reaction is favored when the concentration of reactant is increased. The equilibrium of the reaction shift toward the use of reactant in the reaction. यानी ज्यादा से ज्यादा reactant use होगा, which decreases the concentration of reactant. ये लाइन क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा यूज होगा तभी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। सिमिलरली द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट shall increase the backward reaction to decrease the product concentration. क्योंकि हमें क्या करना है? नलीफाई करना है। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी वेरिएबल का चेंज हो रहा है, उसको हमें नलीफाई करना है। The backward reaction is favored when the concentration of reactant decreases and equilibrium of the reaction shift towards the production of reactant and the concentration of reactant will be more. ये लाइन सबको क्लियर है? जो समझाया बिल्कुल वही लिखा हुआ है। पूजा, what is the problem? पूजा देखो, जब हम ना किसी भी एक रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, किसी का अमाउंट अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, ये तो मानना ही है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हमने कुछ भी ऐड कर दिया बाहर से तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब जब हम, हाँ ठीक है, जब हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो मिक्सचर में रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया। पूजा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ठीक है? मिक्सचर में रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया। अब हमें क्या करना है? हमें इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम लाने का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा, हाँ, तो जब हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया तो इसका मतलब हमारे पास वो जो रिएक्टेंट है हम उसको तोड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे, और तब तक प्रोडक्ट बनाते रहेंगे जब तक कि फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना हो जाए। समझ आई बात? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। आई होप अभी क्लियर है? वैसे ही अगर प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया तो हम चाहेंगे कि हमारा दोनों का, अगेन प्रोडक्ट को हम मेंटेन करेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी है दोबारा से, तो हम मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट को तब तक तोड़ के रिएक्टेंट बनाते रहेंगे जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, और ये तब होगा जबकि हमारा बैकवर्ड रिएक्शन वो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभी समझ में आ गया पूजा? एक बार और यस मैम लिख दो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है ना? द इंडिविजुअल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कैन आइदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। Likewise, at equilibrium, the net energy involved may be reversible reaction, either endothermic or exothermic. तो ये आपको पता है।
इन एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये आपको क्लियर है? इसका मतलब फॉर, बोलो जल्दी बोलो बेटा, फॉर एक्सोथर्मिक, हाँ रिएक्शन। हाँ सुनो एक मिनट, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हीट निकल रहा है, ठीक है। तो अगर इफ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज। और डिक्रीज। क्यों? देखो ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, बोलो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यस ना। मैम। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी वही तो डिक्रीज होगा, यस मैम। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बोलो बेटा, डिक्रीज होगा मैम मैम। डिक्रीज होगा। ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? यस ma'am. मैम। बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे करेंगे? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है पूजा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, और बैकवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। रिएक्टेंट बनना। हाँ, तो अभी इसमें Right क्या to left. दिक्कत है तुमको? एक बार ये माइक ऑन करके तुम जरा क्लियरली बताओ तो शायद मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर पाऊं, इफ पॉसिबल। मैम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो होता है वो हीट पर डिपेंड होता है। रेट, रेट पे क्या कह रही हो? मैम इसने पूछा फॉरवर्ड और बैकवर्ड हीट पे डिपेंड होता है। वो तो डिपेंड करता है ना। अरे देखो, जैसे कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हीट एक्सोथर्मिक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हीट निकल रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने में वही हीट कंज्यूम होगी ना, ये तो बट ऑब्वियस है। समझ में आ रही बात? कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो अगर उसका उल्टा करोगे तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं हो जाएगी? यस मैम। बोलो पूजा। ठीक है, तो ये हीट का इफेक्ट समझ में आ गया? यस मैम। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दो का इफेक्ट हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम बात करेंगे ना ये जो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में जनरली हम फॉरवर्ड रिएक्शन को ही मेजर करते हैं। जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हो ना, तो उसमें यही होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वही मेजर जो होता है रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसी को मेजरली देखते हैं। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं दोनों के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब आएगा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या होती है? क्या ये रिएक्ट करती है किसी से? मैम इनर्ट गैस क्या होती है? नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो अब देखो, ये इसमें पहला वो आता है का पॉइंट कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अब वहां पे हम ऐड कर रहे हैं, ऐड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो हमारा क्या होगा? ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और हमने इसमें ऐड कर दिया क्या? इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा प्रेशर कांस्टेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें रहेंगे ना, और वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ याद करो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो जब हम इनर्ट गैस, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, फ्रेश रहोगे, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया,
कि समझा दो, बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बस 2 टॉपिक समझाना है, उसके बाद क्वेश्चन ही करना है। एक मैम ही नेक्स्ट क्लास में समझा देना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करवा दो। नहीं मैम नेक्स्ट क्लास से ही करवाऊंगी, मैम इतना ठीक है ओके मैम। क्योंकि अब 4 ही मिनट बचा है, तो उसमें बस हमें 2 चीज बताना है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस 2 चीज रह गई है जो 5 से 7 मिनट का काम है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन ही कराएंगे हम, ठीक है। ओके मैम। तो आप लोग ना, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, एनसीईआरटी जाके पढ़ो और वहां से आप क्वेश्चन निकाल के लाओ कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। ओके मैम। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा कोई, तो हम उसको क्या करेंगे, सबके साथ डिस्कस करेंगे ताकि सबको फायदा हो जाए, मैम ठीक है। हाँ मैम व्हाट्सएप का नंबर है? हाँ, तुम किस ग्रुप में एडेड हो? मैम ग्रुप 13 में। हाँ तो मैं भेजती तो हूँ, वो अभी पीडीएफ भेजूंगी वो दूसरे लेक्चर का, ये तो ओके। 3rd लेक्चर है, दूसरे लेक्चर का भी पीडीएफ भेजूंगी मैं। ओके मैम। तो उसी नंबर से तुम जो है, अभी जस्ट भेज रही हूँ मैं, उसी नंबर से मुझे तुम पिंग कर देना, ओके मैम। ठीक। चलो ठीक, फिर बाय बाय।